हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बेसिक लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणालियां, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स अंडर ब्रिटिश रूल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफी उपयोगी है। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो सके। वैसे इस विषय की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो, जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों से संबंधित है, उसमें किया है। प्रस्तुत वीडियो में इस विषय को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह पूर्णतः वणिकवादी सिद्धांतों से प्रेरित थी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक संयुक्त पूंजी वाली व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, और इस कंपनी को ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। अर्थात कि इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी और व्यापारिक संगठन भारत से व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन ब्रिटेन के किसी भी उत्पाद की मांग भारत में नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जबकि भारतीय उत्पादों की ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में जबरदस्त मांग थी। खास करके जो सूती रेशमी वस्त्र थे भारत के, और जो अन्य हस्तशिल्प उत्पाद थे, उनकी मांग जो है सो यूरोपीय देशों में काफी ज्यादा थी। लेकिन यूरोप के अन्य देशों के जो उत्पाद थे, उनकी मांग जो है तो भारत में कम या नगण्य थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उत्पादों को खरीद करके यूरोप ले जाने के लिए कंपनी को काफी मात्रा में सोना और चांदी भारत में लाना पड़ता था, जो वणिकवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल था। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है कि वणिकवादी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था, वणिकवादी सिद्धांत का, कि दूसरे देशों से सोना और चांदी अपने देश में लाया जाए। लेकिन जब कोई यूरोपीय राष्ट्रों का या ब्रिटेन का कोई भी उत्पाद जब भारत में नहीं बिक रहा था, और भारतीय उत्पादों को इंग्लैंड में या अन्य यूरोपीय देशों में ले जाकर जब ये यूरोपीय व्यापारी बेचते थे, तो उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए कंपनी को इंग्लैंड से काफ़ी सोना और चांदी भारत में लाना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दो लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, कि भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना। ब्रिटिश शासन से तो उन्हें पहले ही भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन भारत में अन्य यूरोपीय एवं भारतीय व्यापारी भी थे, जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जिनसे कंपनी को निपटना था। और जो दूसरा लक्ष्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह था राजसत्ता पर अधिकार कर भारतीय राजस्व पर अधिकार करना, ताकि भारतीय राजस्व को प्राप्त कर इससे भारतीय उत्पादों को खरीदकर इसे ब्रिटेन भेजकर अत्यधिक मुनाफा वो कमा सके। इसके अतिरिक्त अपने सैन्य संसाधनों को मजबूत करने के लिए भी
कंपनी को धन की जरूरत थी। तो इन दो लक्ष्यों से प्रेरित होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नीतियों का निर्धारण किया। वैसे इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो अन्य यूरोपीय व्यापारी थे, विशेष करके फ्रांसीसी व्यापारी, तो उनसे निपटने के लिए जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें 3 कर्नाटक के युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण थे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, भारत में लड़ा गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। और सबसे निर्णायक युद्ध जो हुआ ब्रिटेन और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच, वह वांडीवास का युद्ध था, जो 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। और इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त पराजय हुई, और फ्रांसीसी चुनौती, भारतवर्ष में फ्रांसीसी चुनौती जो थी वह सदा के लिए समाप्त हो गई। इस प्रकार फ्रांस के व्यापारी इस व्यापार से, भारत के साथ व्यापार से वांडीवास के युद्ध के बाद अलग हो गए। इसके अतिरिक्त जो भारतीय व्यापारी थे, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया है, इसके लिए जो है सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति काफ़ी सुदृढ़ कर ली। ऐसी स्थिति में भारतीय व्यापारी अगर समुद्र से माल लेकर के यूरोपीय राष्ट्रों को जाते थे तो आराम से उन्हें ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी रोक सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार बने से अलग कर दिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जो 22 से 23 अक्टूबर 1760 में लड़ा गया था। इसमें बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त किया। तो बक्सर युद्ध का परिणाम काफी महत्वपूर्ण था। शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी जो है सो अंग्रेजों को प्रदान कर दी। अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस राजस्व व्यवस्था पर आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो भारत में राजनीतिक सत्ता जो है सो प्राप्त करने लगी, तो उन्हें जो है सो भूराजस्व प्रशासन में सुधार के लिए, ताकि उन्हें भूराजस्व जो है सो नियमित रूप से प्राप्त होता रहे, इसके लिए उन्होंने जो है सो मुख्य रूप से 3 प्रणालियां लागू की समय समय पर। ये जो 3 प्रणालियां थी, सिस्टम्स थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। पहला था अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा था महलवाड़ी या महालवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो आइए इन तीनों प्रणालियों के मुख्य अभिलक्षणों, इनके प्रभावों की चर्चा हम लोग जो है सो करते हैं। अब अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जो इसके मुख्य अभिलक्षण है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यह प्रणाली वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल का गवर्नर बना, उसके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद के वर्षों में उत्तर प्रदेश के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटका में लागू की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देख लें कि यह प्रणाली 1793 ईस्वी में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी, और जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वे क्षेत्र थे बंगाल था,
बिहार था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश का जो बनारस खंड था उसमें लागू किया गया इसे, और उत्तरी कर्नाटक में इस प्रणाली को लागू किया गया। यह सेटलमेंट लागू किया गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत समस्त ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि आती थी, 19%। यह भी दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो है सो जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो क्षेत्र थे वह ब्रिटिश भारत कहलाता था। इसके अतिरिक्त जो है सो भारत में देसी रियासतें भी थी, राजाओं का भी शासन था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उन समस्त क्षेत्रों के 19% भूमि पर इस बंदोबस्त को लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट को। इस सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारों को इसमें भूस्वामित्व प्रदान किया गया। ऐसी मान्यता थी कि जमींदार ही भूमि के स्वामी हैं, और जमींदारों के साथ जो है सो राजस्व का बंदोबस्त किया गया था। यह एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब जमींदारों द्वारा कृषकों से वसूले गए राजस्व में राज्य का जो हिस्सा था वह सदा के लिए इसमें निश्चित कर दिया गया। जमींदार जो निश्चित लगान कृषकों से वसूलते थे उसमें से जो सरकार का हिस्सा था, अर्थात जो कंपनी का हिस्सा था, वह 89% था, 89%, और जमींदारों का हिस्सा 11% था। तो एक अनुमान के अनुसार अब जो कृषक की जो आय, अगर 100 रुपये हम मान लें कि एक किसान 100 रुपये की आय थी एक कृषक की, तो इस 100 रुपये में से 45 रुपये सरकार ले लेती थी, कंपनी ले लेती थी, और 15 रुपये जमींदार ले लेता था। तो इस प्रकार कृषक की आय का जो 60 रुपया था, 60 रुपीस, यह जो है सो कंपनी और जमींदार ये दोनों ले लेते थे, और शेष जो है सो 40 रुपये की जो आय होती थी वह कृषकों का हिस्सा होता था। तो अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा भी 34 लाख पाउंड का लगान निर्धारित किया गया था। तो यह आप देखें कि किस उच्च दर से जो है सो लगान वसूला जा रहा था इस व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थात कृषकों की आय का 60%। बाद में तो यह काफी बढ़ गया, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को क्यों अपनाया गया? इसमें ब्रिटिश हित क्या था, कंपनी का हित क्या था, इंटरेस्ट क्या था? तो इसे देखते हैं। तो पहला कि राजस्व प्राप्ति की जो अनिश्चितता थी उसको समाप्त करना था, और आय की स्थिरता सुनिश्चित करनी थी। इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें कंपनी की आय सदा के लिए निश्चित कर दी गई कि कंपनी जो है सो इतना राजस्व लेगी। पुनः दूसरा जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि स्थानीय परंपराओं से अनभिज्ञता थी अंग्रेजों की, कंपनी के अधिकारियों की, और 30 से 40 लाख कृषकों से अलग अलग राजस्व वसूली करने की दशा में जो प्रशासनिक व्यय बढ़ता, इसी से बचने के लिए कंपनी ने कुछ बड़े जमींदारों से ही लगान बंदोबस्त करना सुविधाजनक माना कि अलग अलग कृषकों से लगान की जो व्यवस्था है, बंदोबस्त है, वह नहीं करके कुछ जमींदारों से इस लगान का बंदोबस्त किया जाए। तो जो प्रशासनिक व्यय होता था, हो सकता था, उसे कम करने का लक्ष्य भी था। तीसरा जो इनका इंटरेस्ट था, हित था कंपनी का, वह यह था कि इस व्यवस्था से एक ऐसे स्वामी भक्त जमींदार वर्ग का निर्माण करना था जो आवश्यकता के समय शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, अर्थात जमींदारों को लाभ प्रदान करके
कंपनी जो है सो इनकी स्वामी भक्ति अपने लिए खरीदना चाहती थी, ताकि जब जरूरत पड़े तो ये जमींदार इस कंपनी के मददगार हो सके। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण जो है सो ब्रिटिश हित यह था। तो इन 3 कारणों से प्रेरित होकर के ये अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अस्थाई बंदोबस्त के पीछे कृषि एवं कृषकों की दशा में सुधार का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह इस रूप में समझिए इसको कि इसके तहत मान्यता यह थी कि राज्य द्वारा अतिरिक्त मांग की अनुपस्थिति में, अर्थात राज्य अपना आय निश्चित कर दिया था कि इतना प्रतिशत आय मुझे चाहिए, तो जो अतिरिक्त मांग अब राज्य की तरफ से नहीं होनी थी, तो अतिरिक्त मांग की अनुपस्थिति में जमींदार अपनी आय बढ़ाने हेतु कृषि भूमि में निवेश करेंगे, ऐसी मान्यता थी, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि कॉर्नवालिस ने जमींदारों तथा कृषकों का शोषण रोकने के लिए जमींदारों एवं कृषकों के बीच लिखित इकरारनामा करने का प्रावधान किया था। हालांकि यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी कि जिस तरह से कंपनी जो है सो जमींदारों से लगान के लिए एक लिखित इकरारनामा किया कि जमींदार इतना लगान कंपनी को देंगे, उसी तरह से इस व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया था कि जमींदारों और कृषकों के बीच भी एक लिखित इकरारनामा होगा, जिसमें कृषकों द्वारा जमींदारों को देय निर्धारित लगान का उल्लेख होना था। इससे मनमाने करारोपण पर रोक लगने की संभावना थी और भ्रष्टाचार कम होने की संभावना थी, और इस तरह से अंततः कृषकों की दशा में सुधार होने की संभावना थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कंपनी ने जमींदारों से तो लिखित इकरारनामा कर लिया, लेकिन जमींदारों और कृषकों के बीच कोई लिखित इकरारनामा नहीं हुआ। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा, इस पर एक नजर डालते हैं हम लोग। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो ब्रिटिश हित तो पूर्णतः पूरे हो गए। जो ब्रिटिश इंटरेस्ट था, जो लक्ष्य था, वह पूरा हो गया। लेकिन कृषि एवं कृषकों की दशा में जो सुधार का लक्ष्य था, वह कभी भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसमें और गिरावट आ गई। अब इसका कारण क्या था, इसे देख लें। तो जमींदारों से उच्च दरों पर राजस्व का निर्धारण किया गया था। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया इस बात पर हम लोगों ने कि जो लगान का निर्धारण था वह काफी उच्च दरों पर किया गया था। इसके तहत कुल 100 रुपए की आय, अगर कृषक की 100 रुपए की आय थी, उसमें से 45 रुपए सरकार का और 15 रुपए जमींदार का हिस्सा होता था, और शेष 40 रुपए कृषकों का हिस्सा होता था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया। दूसरा कि जमींदार इतने उच्च दर पर कृषकों से लगान सिर्फ कृषकों का शोषण करके ही वसूल सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में इस उच्च दर पर कृषकों से लगान की वसूली संभव नहीं थी। तो जमींदार इन परिस्थितियों में कृषकों का शोषण करके ही लगान को वसूल सकते थे। कई परिस्थितियों में तो लगान शोषण से भी नहीं वसूला जा सका था। शोषण करने के बावजूद अगर कृषक के पास अगर धन नहीं है, तो फिर चाहे कितना भी उसका शोषण किया जाए, वह लगान देने में असमर्थ हो जाता था। तो शोषण से भी कई परिस्थितियों में लगान नहीं वसूला जा सका था। इससे कृषि क्षेत्र में कई विसंगतियां उत्पन्न हुई। इसे हम देखते हैं। जैसे
कि निर्धारित लगान अदा नहीं कर पाने की स्थिति में कंपनी ने जमींदारों की जमींदारियों को बेचकर लगान वसूला। अर्थात जो जमींदार लिखित इकरारनामे के अनुसार निर्धारित समय पर अगर लगान चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उसकी जमींदारी किसी दूसरे जमींदार को बेच करके उसका लगान वसूल लिया जाता था। एक जो सर्वेक्षण हुआ है उस सर्वेक्षण के अनुसार केवल बंगाल में वर्ष 1794 और 1819 के मध्य 68% जमींदारियां बेची गई थी, 68%। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो उच्च दर से जो लगान वसूला जा रहा था तो जो जमींदार थे वह भी निर्धारित लगान को चुकाने में असमर्थ थे। तो 68% जमींदारियां, लगभग 70% जमींदारियों को बेचा अंग्रेजों ने, बेच करके बकाया लगान की वसूली की जमींदारों से। इसमें सूर्यास्त का एक नियम लागू किया गया था कि जिस तिथि को लगान जमा कराना था जमींदार को, अगर सूर्यास्त तक अगर उसने लगान जमा नहीं किया तो फिर उसकी जमींदारी जो है सो कंपनी किसी दूसरे जमींदार को बेच देती थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि इन जमींदारियों को खरीदने वाले कौन थे, तो इन जमींदारियों को व्यापारी वर्ग जो था, जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो खरीद लेते थे। महाजन थे जो कृषकों को जो लोन देते थे, ऋण देते थे, वह महाजन खरीदते थे। इसमें कंपनी के गुमास्ते भी शामिल थे, जो कंपनी के अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उनके पास भी पैसे थे, वो जो है सो ये जमींदारियां खरीद लेते थे। और ऐसे जमींदार होते थे, ऐसे लोग होते थे जिनको खेती से कोई लगाव नहीं था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, कि जब इस ब्रिटिश शासन की कंपनी की नीतियों से भारत का जो दस्तकारी उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, उसमें पतन प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, एक अलग वीडियो में करेंगे। तो दस्तकारी उद्योग के पतन के बाद कृषि भूमि में निवेश करना एक लाभदायक व्यवसाय बन गया था। तो ये सारे व्यापारी, महाजन, कंपनी के गुमास्ते और ऐसे बहुत सारे लोग जो खेती से जिनका कोई संपर्क सरोकार नहीं था, वे जमींदारियां खरीदने लगे, क्योंकि यह लाभ का व्यवसाय था कि जितना कृषकों से शोषण करके वो चाहें वो धन वसूल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक ऐसा नया जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया जिसका कृषि विकास से कोई सरोकार नहीं था, वह सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह शहरों में रहता था, गांव में किसानों के साथ नहीं रहता था, वह शहरों में रहता था। और लगान वसूली का कार्य जो था वह ठेकेदारों को सौंप देता था, जिसमें अधिकांशतः उन जमींदारों के गुमास्ते होते थे, उनके लठैत होते थे। तो इस तरह से लगान वसूली की जो व्यवस्था थी उसमें ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई। और ये ठेकेदारी प्रथा के लागू हो जाने से ये ठेकेदार भी अपना हिस्सा कृषकों से वसूलते थे। तो जो हम लोगों ने पहले देखा कि जो 40 रुपए की आय कृषकों का जो हिस्सा था 40 रुपए, वह और कम होने लगा, क्योंकि ठेकेदार भी जो है सो अपना हिस्सा कृषकों से वसूलने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था में एक अनुपस्थित भूस्वामित्व का विकास हुआ। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भूस्वामित्व आया, नया जमींदार वर्ग जो अस्तित्व में आया, उसको गांव में नहीं रहता था और उसका कृषि से कोई सरोकार नहीं था, वह शहरों में रहता था। तो इस तरह से कृषि व्यवस्था में अनुपस्थित भूस्वामित्व स्थापित हुआ। और साथ ही साथ कृषकों तथा सरकार अर्थात कंपनी के मध्य जो है सो सामंती व्यवस्था के कई स्तर स्थापित हो गए। तो नतीजतन इसका प्रभाव ये हुआ कि कृषकों का शोषण काफी बढ़ गया।
उपरोक्त जो परिस्थिति है ये, इस परिस्थिति में कृषकों की दशा अत्यंत प्रतिकूलता से प्रभावित हुई। इसका कारण क्या था, इसे अब हम लोग देखें कि क्यों आखिर कृषकों की दशा प्रभावित हुई प्रतिकूलता से। तो सरकार द्वारा जमींदारों से निश्चित लगान का निर्धारण तो कर लिया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि लिखित इकरारनामा कंपनी ने जमींदारों से किया था, लेकिन जमींदारों को कृषकों द्वारा देय लगान का कोई लिखित इकरारनामा नहीं किया गया था। अर्थात जमींदार कृषकों से, प्रत्येक कृषक से कितना लगान लेंगे, इसका जो है सो कोई लिखित इकरारनामा अनुबंध नहीं हुआ। यह जो है सो कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। इस प्रकार नया जमींदार वर्ग और उनके गुमास्ते जो थे, उनके कर्मचारी या लठैत कह लें आप, ये जम करके कृषकों का शोषण करने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि सरकार के समान जमींदारों को भी इस बात की स्वतंत्रता थी कि लगान की अदायगी न कर पाने वाले कृषकों की भूमि को बेचकर वह लगान प्राप्त कर सकता था। अर्थात जमींदार भी कृषकों की भूमि बेच करके उसका जो निर्धारित लगान है वह वसूल सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे एवं मझोले स्तर के कृषकों की स्थिति जो थी वह कृषि मजदूरों एवं अर्धदासों की सी हो गई। अर्थात जो कृषक जो भूमि के स्वामी थे और खुद जो है सो खेती किया करते थे, अब जब उनकी कृषि भूमि जो है सो दूसरे खरीद लिए तो उसी कृषि भूमि पर वो कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगे, क्योंकि वास्तविक कृषक भूमि खरीदने वालों के अधीन यह कृषि कार्य करने लगा था। यह कृषक, आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था की एक अन्य असंगति यह थी कि निर्धारित उच्च राजस्व की अदायगी, विशेष करके जब अकाल की परिस्थिति हो, तो वैसी स्थिति में जो राजस्व है उसको अदा करने के लिए कृषक क्या किया, महाजनों से जो है सो उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने लगा। महाजनी प्रथा काफी तेजी से बढ़ी, तो अब कृषकों पर दोहरा मार पड़ा। एक तो जमींदारों के उच्च लगान दर से ये परेशान तो थे ही, अब महाजनों के उच्च ब्याज दर पर से भी ये परेशान होने लगे। तो जमींदार और महाजन दोनों मिल करके कृषकों का शोषण करने लगे। इससे कृषकों की दशा जो है सो अत्यंत दयनीय हो गई। आगे बढ़ें तो उच्च लगान, अच्छा, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि उच्च लगान को अदा करने के दबाव के कारण कृषक अपनी उपज को लागत से भी कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। अर्थात जब निर्धारित समय पर उन्हें लगान चुकाना होता था, तो अगर वे अपने फसलों को बेचने के लिए कुछ रुक सकते थे, तो हो सकता था कि उन्हें कुछ उच्च रकम मिले, उनकी फसलों का मूल्य मिले। लेकिन दबाव इतना अधिक था कि वे औने पौने भाव पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि एक तो जमींदार वर्ग जो था उसका कृषि विकास में कोई रुचि नहीं थी, और दूसरी तरफ कृषकों के पास धन का संचय नहीं हो पाया। अतः कृषि में विकास की संभावना जो है वह समाप्त हो गई और कृषकों की दशा काफी दयनीय हो गई। अब आगे देखते हैं। अब जरा हम लोग महलवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी सिस्टम, इस पर चर्चा कर लें, इसके मुख्य अभिलक्षणों को देखें। तो सबसे पहले महलवाड़ी जो प्रणाली थी वह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में तथा कुछ परिवर्तनों के साथ पंजाब में लागू की गई थी। तो जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इस व्यवस्था को लागू किया गया, महलवाड़ी बंदोबस्त। और यह समस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भू क्षेत्र में यह प्रणाली या यह बंदोबस्त लागू हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देखें।
इसके अंतर्गत एक ग्राम, माने जो बड़ा गांव होता था तो एक बड़ा गांव या फिर छोटे छोटे गांव हैं तो कई ग्रामों को मिलाकर के एक समूह बनाया जाता था, एक इकाई बनाया जाता था। इसको महाल माना जाता था। इकाई या महाल मानकर उस क्षेत्र के जो लगान अधिकारी होते थे, मुकद्दम, या फिर जो ग्राम के मुखिया होते थे, उसके साथ कंपनी ने राजस्व बंदोबस्त किया। इसीलिए इसे महलवाड़ी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें महाल के कृषकों द्वारा लगान अदायगी का जो उत्तरदायित्व था वह अधिकांशतः सामूहिक होता था कि सभी लोग एक साथ मिल करके इतना लगान जो है सो वो सरकार को दे। इस व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व की दर बढ़ती रहती थी। इसमें निश्चित नहीं था। कंपनी की मांग अक्सर जो है सो इसमें समय समय पर बढ़ा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त के मुख्य अभिलक्षणों को देख लें कि यह व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यह बंबई, मद्रास, असम एवं जो शेष क्षेत्र थे उसमें लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समस्त ब्रिटिश भूमि का लगभग 51% क्षेत्र आता था। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत इसमें प्रत्येक कृषक को भूमि स्वामित्व प्रदान करते हुए अलग अलग राजस्व बंदोबस्त किया गया था। अर्थात कंपनी ने प्रत्येक कृषकों के साथ अलग अलग इसमें बंदोबस्त किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भी समय समय पर भू राजस्व दर में कमी या बढ़ोतरी होती रहती थी। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था, रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू का, इसके ये महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। आगे देखते हैं। अब ये महालवाड़ी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें असंगतियां क्या थी? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी दोनों ही बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भी अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्रों की असंगतियां उत्पन्न हो गई। इन व्यवस्थाओं में भी समय समय पर लगान की अदायगी नहीं करने पर, अगर समय पर लगान की अदायगी नहीं कृषक करता था तो वैसी स्थिति में कृषकों की भूमि बेचकर लगान वसूलने का भी प्रावधान था, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट वाले क्षेत्रों में लागू किया गया था। अर्थात कृषकों की भूमि बेचकर लगान वसूलने का काम। उच्च भू राजस्व दरों ने महाजनी प्रथा को प्रोत्साहन दिया, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, और कृषकों का शोषण होता रहा। इस संदर्भ में एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे के अनुसार मद्रास के रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान की दर इतनी उच्च थी कि 1855-60 तक जोती गई जमीन से अधिक परती जमीन थी। याद रखें आप, क्योंकि लोग खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि खेती करने पर उच्च लगान दर वसूला जाता था। तो जो जोता गया जमीन था उससे ज्यादा जो है सो परती जमीन थी, क्योंकि कोई जमीन जोतना नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब सर्वेक्षण करके भू राजस्व दरों का निर्धारण किया गया तो मद्रास में भूमि का महत्व एकाएक बढ़ गया। अतः महाजनों ने कृषकों द्वारा लिए गए ऋण के एवज में, जो कृषक ऋण लेते थे, तो इसके एवज में, इसके बदले उन्होंने कृषकों की जमीन को हड़पना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब हम लोग ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख परीक्षापयोगी तथ्यों पर विचार करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है, तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की सहायता से अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए किया था, लेकिन 3 वर्षों के बाद 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को अस्थाई बना दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि वर्ष 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा
सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू किया था। बाद में इसे बंबई एवं असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। टॉमस मुनरो का जो काल था वह वर्ष 1820 से 1827 ईस्वी के बीच का काल था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर काफी उच्च थी और कृषकों का लगभग 55% आय कंपनी को चली जाती थी। इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पहले। अतः कृषित भूमि से अधिक परती भूमि थी, क्योंकि कोई खेती करना ही नहीं चाहता था। अतः बिग्नेर और गोल्ड स्मिथ इन दोनों ने मद्रास क्षेत्र में भू सर्वेक्षण किया और इनके सर्वेक्षणों के आधार पर भू राजस्व दरों का निर्धारण किया गया। इससे भूमि का महत्व एकाएक बढ़ गया और जब भूमि का महत्व बढ़ा तो महाजन जो कृषकों को ऋण देते थे, तो दिए गए ऋण के एवज में उन्होंने कृषकों की भूमि को हड़पना शुरू कर दिया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई के गवर्नर एलिफिस्टन के द्वारा लागू की गई थी। एलिफिस्टन का काल वर्ष 1819 से 1827 ईस्वी का काल है। महलवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लागू की गई थी। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश के आगरा और थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ पंजाब में लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इन्होंने संयुक्त प्रांत में 1819 में सर्वेक्षण किए थे और इन्हीं के सर्वेक्षण के आधार पर इस व्यवस्था को 1822 में लागू की गई थी। तो ये प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है और आप इस विषय को समझ पाए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।